स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम में जो अपना पार्ट चल रहा है साल्ट हाइड्रोलाइसिस। लवण का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट या साल्ट हाइड्रोलाइसिस, लवण का जल अपघटन। तो हमने बात की थी लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवण 4 प्रकार के। लवण 4 प्रकार के होते हैं क्योंकि हमारे पास अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन कौन से? HCl, H2SO4, HNO3 और HClO4। और दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। और क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रबल और दुर्बल। प्रबल में आ जाएंगे NaOH और KOH। बाकी दुर्बल में NH4OH, CaOH की ट्वाइस, ये दुर्बल क्षार है। ठीक है। एंड अब आपने क्या करना है, लवण 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण। नंबर 2 प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण। नंबर 3 दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण। और नंबर 4 दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण। ये हो गया प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बना लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से। ये हमने पढ़ा था ना। आपने क्या करना है, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल याद कर लेने। कौन कौन से थे बताओ प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल? HCl, H2SO4, HNO3, HClO4। और प्रबल क्षार के एग्जाम्पल याद रख लेने, क्योंकि इसका कई बार प्रश्न बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। NaOH और KOH। अब देखो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है बताओ? अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। जल कैसे बना? अम्ल ने क्या दिया? H, और क्षार ने क्या दिया? OH। तो जल बन गया ना। अम्ल ने H दिया, क्षार ने OH दिया, तो जल बन गया हमारे पास। ठीक है। तो बाकी का जो हिस्सा बचा वो लवण बना रहा है, जैसे NaCl, ये लवण बन रहा है। तो अम्ल H देता है और क्षार OH देता है। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दे सपोज कि CH3COONA का जलीय विलयन होगा, या एक बार अपने CH3CONA किस प्रकार का लवण है, वो 4 ऑप्शन आपको ऊपर वाले देगा। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। किस प्रकार का लवण है। हालांकि इतना आसान प्रश्न नहीं आता है, पर फिर भी हम देखें कैसे पता लगाएंगे। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हमारे को पता है, जल में इसने H दे दिया। H देने के बाद क्या क्या बचता है बताओ? Cl बचता है, SO4 बचता है, NO3 बचता है, ClO4 बचता है। यानी Cl, SO4, NO3, ClO4 ये लवण में आएंगे ही आएंगे। अब देखो जो लवण आपको दिया गया था, क्या इसमें कहीं Cl आया है? Cl आया है? नहीं आया। SO4 आया है? नहीं आया। NO3 आया है? नहीं आया। ClO4 आया है? नहीं आया। इस लवण के अंदर ये कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब प्रबल अम्ल नहीं हो सकता। इसके अंदर प्रबल अम्ल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें अम्ल जो है वो दुर्बल है। वैसे तो देख के ही पता लग जाना चाहिए कि एसिटिक अम्ल का पार्ट आया हुआ है इसमें ना, CH3COO। फिर भी मान लो नहीं पता लगता तो अपने अम्ल का हिस्सा देख ले।
Cl माइनस SO4 माइनस आएगा, NO3 माइनस आएगा, ClO4 माइनस आएगा ना, जो भी है ऋणात्मक पार्टी आएगा, Cl SO4 NO3 Cl4 ClO4, इनमें से कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब प्रबल अम्ल नहीं है, अम्ल दुर्बल है इसमें। अब अगर प्रबल क्षार है, किसी लवण में प्रबल क्षार है, तो क्षार OH तो जल में दे देगा, OH तो जल में दे देगा, तो Na और K लवण में आएगा, Na और K लवण में आएगा। अब देख लो Na और K में से कुछ आया है, बिल्कुल Na आया है, Na आया, तो Na प्रबल क्षार का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये लवण कौन सा हो गया, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण हो गया। समझ आई बात? और एग्जांपल देता हूं भी। अब देखो आप, अगर अम्ल दुर्बल है, क्षार प्रबल है, अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, अम्ल दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल क्या होता है, अल्प वियोजित होता है, अल्प वियोजित, और क्षार प्रबल है तो वो पूर्ण वियोजित होगा। अब बताओ इसमें H प्लस ज्यादा होंगे या OH माइनस ज्यादा होंगे, ये बताओ। इस लवण के अंदर H प्लस ज्यादा, अम्ल दुर्बल है, क्षार प्रबल है, क्या ज्यादा होगा, H प्लस या OH माइनस? OH माइनस। इसका मतलब इसका विलयन क्षारीय होगा, क्षारीय विलयन होगा, यानी इसकी pH जो है वो 7 से ज्यादा होगी। समझ आ गई बात? प्रबल क्षार है तो इसका मतलब विलयन क्षारीय होगा, pH 7 से ज्यादा होगी। अब देखो कैसे, अगला एग्जाम्पल देखो कैसे सोचेंगे। क्वेश्चन दे दिया, NH4Cl किस प्रकार का लवण है। अब देखो प्रबल अम्ल होता अगर, तो Cl SO4 NO3 ClO4 ये आते ही आते हैं ना, H चट गया तो लवण का बाकी हिस्सा लवण में आएगा ये वाला। तो अब देखो इसमें आया कुछ, इनमें से आया क्या कुछ, क्या आया इसमें से, Cl आया है, इसका मतलब अम्ल प्रबल है इसके अंदर। समझ आ गई बात? इसके अंदर अम्ल जो है वो प्रबल है। और देखो क्षार कौन सा बताओ, क्षार अगर प्रबल होता तो क्या आता, या तो Na आता या K आता। अब आया क्या देखो Na या K, आया इसमें Na या K? नहीं आया ना, नहीं आया, तो इसका मतलब क्षार तो इसमें दुर्बल है, क्षार तो दुर्बल है, और Cl आया तो मतलब अम्ल जो है वो प्रबल है, अम्ल प्रबल है। तो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल का लवण है ये, तो इसका विलयन कैसा होगा, विलयन अम्लीय है। तो pH क्या होगी, 7 से कम, pH 7 से कम होगी। आगे बात समझ? तो इस तरह से हम सोच सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब देखो पहला लवण था, अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल, है ना, डिटेल करनी है तो आप बता सकते हैं मेरे को, बाकी आंसर हम लोग सीधे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या आते हैं वो अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। पहला आया प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण के जल अपघटन का अध्ययन, या लवण का जल अपघटन, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। अब बताओ इसका विलयन कैसा होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का विलयन कैसा होगा बताओ, उदासीन, सही है, विलयन उदासीन होगा इसका। तो pH कितनी आएगी बताओ इसकी pH, अगर विलयन उदासीन होगा, प्रबल अम्ल है प्रबल क्षार है तो विलयन उदासीन होगा, pH कितनी आएगी 7। तो इसका अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि जिसका सारा कुछ हमारे को पता ही है तो उसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जब इसके pH ही पता है हमारे को कितनी आएगी, एग्जैक्ट पता है कि 7 ही आएगी, तो इसकी स्टडी नहीं की जाती। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण के जल अपघटन का अध्ययन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्लियर कर लो बात को। माना BA एक लवण है, माना BA एक लवण है, BA एक लवण है जो किससे बने हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, जो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बना है, जो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बना है। अब इसका जल अपघटन करें अपने BA प्लस HOH। अब देखो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो जब लवण और जल क्रिया करेंगे, लवण और जल क्रिया करेंगे तब क्या बनेगा, अम्ल और क्षार बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ,
भाई अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं ना, तो लवण और जल क्रिया करेंगे तो अम्ल और क्षार बनेगा, अम्ल प्लस क्षार, तो HA+BOH। अब अम्ल जो है वो प्रबल है तो एसिड स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग एसिड। क्षार भी प्रबल है तो बेस भी क्या है, स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग बेस। और ये साल्ट है। लवण जितने भी होते हैं उन सबको आयनों में तोड़ा जाता है। लवण प्रबल विद्युत अपव्यय होते हैं, उनको हम आयनों में तोड़ते हैं। तो मैंने Ba को आयनों में तोड़ दिया, B+A-, HOH ऐसे ही रहा। अब एसिड स्ट्रोंग है, क्या होता है बताओ स्ट्रोंग एसिड? प्रबल अम्ल क्या होता है, जो पूरा टूटता है या आधा टूटता है? पूर्ण वियोजित होता है, तो इसको भी वियोजित कर लोगे H+ और A- में, क्योंकि ये स्ट्रोंग एसिड है। ये स्ट्रोंग बेस है तो ये भी पूरा टूटेगा, B++OH-। अब देखो आप, इस साइड B+ है, इस साइड B+ है, कट गया, A- से A- कट गया, तो बताओ लवण बचा क्या, कोई हिस्सा बचा क्या लवण का? बताओ, लवण Ba था, बचा ही नहीं कुछ, तो ऐसे लवणों के जल वर्णन का अध्ययन नहीं कर सकते। जल ही बच गया, देखो है ना, तो जल ही बच गया, तो जल ही बचा सीधा। तो विलयन उदासीन हो गया इसका, pH 7 होगी। आगे समझ, अध्ययन करते नहीं इसका। अब देखो, अब शॉर्ट में देखना, 1 मिनट में आंसर कैसे आएंगे देखना। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन। इसमें देखो 3 चीजें आपसे पूछ सकता है इस टॉपिक में। क्या क्या पूछ सकता है? एक तो KH, 4 चीजें मान लें आप, KH, H और KH, KW व KB में संबंध। KA नहीं आएगा इसमें, क्योंकि KA और KB जो है वियोजन स्थिरांक होते हैं। और वियोजन, किसके वियोजन का अध्ययन किया जाता है बताओ? प्रबल अम्ल के वियोजन का अध्ययन करेंगे क्या बताओ? क्या प्रबल अम्ल के वियोजन का अध्ययन किया जाएगा? कितना टूटता है प्रबल अम्ल? 100% टूटता है। तो जो 100% टूटता है वो हमारे को पता ही है कि 100% टूटता है, तो उसका अध्ययन नहीं किया जाता। अध्ययन किसका किया जाता है? दुर्बल वाले की स्टडी की जाती है ना। अब इसमें देखो, KH तो हो गया इसका जल अपघटन स्थिरांक, लवण का जल अपघटन स्थिरांक, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, लवण का जल अपघटन स्थिरांक मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। H हो गया जल अपघटन की मात्रा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन की मात्रा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। KH जल अपघटन स्थिरांक हो गया, KW जल का आयनिक गुणनफल हो गया, KB दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक हो गया। अब आप लवण देखो, अम्ल तो इसमें प्रबल है, क्षार इसमें दुर्बल है, तो इन दोनों में से प्रबल अम्ल जो है इसके वियोजन स्थिरांक की गणना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो पूरा टूटता है। अब बचा क्या? दुर्बल क्षार। तो जो जल अपघटन वियोजन स्थिरांक है दुर्बल क्षार का, वो KB होता है। समझ आ गई बात? हमने पढ़ा था दुर्बल क्षार का वियोजन, पढ़ा था ना, KB। तो एक हेडिंग बनेगी KH, KW या KB में संबंध। अब और एक बनेगी pH की गणना, pH बराबर, pH का क्या सूत्र बनेगा देखो। अब मैं सारे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको। Ka का सूत्र क्या बना था बताओ? Ka का सूत्र क्या आया था बताओ? Ka बराबर α² C/1 - अल्फा आया था। Ka बराबर α² C/1 - अल्फा, है ना। अल्फा क्या था? अल्फा वियोजन की मात्रा। और यहां जल अपघटन की मात्रा क्या दी हुई है? H दी हुई है। तो अल्फा की जगह आपने H लगाना है बस, और Ka की जगह KH लगाना है। लवण का जल अपघटन स्थिरांक, ये उत्तर आ गया। KH बराबर H² C/1 - H। मैं फिर भी आपको बताऊंगा ये कैसे आया, पूरा करेंगे हम लोग। समझ आई बात? ठीक है। H क्या आएगा?
के एच बराबर एच स्क्वायर सी, तो हमने 1 माइनस एच, इसको 1 मान लिया था क्योंकि एक बहुत बड़ा है एच से, मानना था, वहां लिखा था हमने एक बहुत बड़ा है अल्फा से, है ना। तो के एच क्या बन गया, के एच बराबर एच स्क्वायर सी, है ना। तो एच स्क्वायर बराबर के एच बट्टे सी, तो एच बराबर रूट के एच बट्टे सी, ये उत्तर आ गया। और अल्फा का यही तो आया था, अल्फा बराबर रूट के बटा सी आया था ना। लग गया पता। खा लेंगे कोई। एच बराबर के एच बटे सी, समझ आ गई बात। फिर भी इसको भी क्लियर कर लेंगे। अब सीधा देखो के एच के डब्ल्यू और के बी में क्या संबंध होता है, यह संबंध हमेशा याद रखना। क्या संबंध होता है, के एच बराबर के डब्ल्यू बटा के दुर्बल होता है, बस ये नोट कर लो। के एच बराबर के डब्ल्यू बटा के दुर्बल होता है। अब दुर्बल क्या था बताओ इसमें, अब मैं सीधे संबंध बता रहा हूं, सारे बता देता हूं। देखो के एच बराबर के डब्ल्यू बटा के दुर्बल होता है। अब पहला तो अध्ययन करना ही नहीं अपने को। अब अपनी हेडिंग थी प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार का लवण। तो इसमें संबंध क्या लिखेंगे, के एच बराबर के डब्ल्यू बटा क्या है बताओ दुर्बल, के दुर्बल, दुर्बल क्या है बताओ, दुर्बल अम्ल या क्षार, क्या दुर्बल है, देखो अम्ल क्या है इसमें, अम्ल क्या दिया हुआ है, प्रबल, प्रबल है ना, क्षार दुर्बल है, क्षार दुर्बल है इसमें, है ना। तो क्या बनेगा, क्षार दुर्बल है तो के दुर्बल, मतलब क्षार दुर्बल है तो के बी लिखेंगे उसको। समझ आई बात, जो भी दुर्बल होगा। अब मान लो ये दे देता दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण, तब क्या सूत्र बनता बताओ, के एच बराबर क्या लिखते बताओ, के डब्ल्यू आना ही आना है, ये तो फिक्स है, बट्टे के दुर्बल। अब दुर्बल क्या है बताओ इसमें, अम्ल, तो के ए लिख देते, के एच बराबर के डब्ल्यू बटा के ए। एक यूं दे देता, मान लो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार का लवण, दोनों ही दुर्बल दे दिए, तब क्या लिखेंगे बताओ, के एच बराबर क्या लिखे बताओ, के डब्ल्यू बटा क्या लिखेंगे बटे में, बटे में के ए इंटू के बी, दोनों आ जाएंगे। तो के एच बराबर के डब्ल्यू बटा के ए इंटू के बी। आगे बात समझ। अब इसी प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है, NH4Cl के लिए सही संबंध है, यूं के एच बराबर के डब्ल्यू बटा के ए, के एच बराबर के बी बटा के ए, के एच बराबर के डब्ल्यू बटा के बी, और के एच बराबर के डब्ल्यू इंटू के बी, है ना। जैसे भी घुमाता है। अब आपको ये सोचना है NH4Cl किस कैटेगरी में आएगा, बताओ किस कैटेगरी में आएगा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। तो क्या सही संबंध है बताओ इसमें, के एच बराबर के बी के डब्ल्यू अपॉन के बी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो कौन सा है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। अब अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो बताओ इसकी पीएच कितनी होगी, 7 से कम या 7 से ज्यादा, 7 से कम, क्योंकि अम्ल प्रबल है तो विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा तो पीएच 7 से कम आएगी, पीएच 7 से कम आएगी। तो क्या लिखेंगे बताओ, पीएच इक्वल टू, अब 7 से कम आएगी मेरे को पता है ना, तो मैं क्या करूंगा, पीएच इक्वल टू 7 माइनस, 7 में से घटाना ही पड़ेगा ना, 7 से कम करना है तो 7 प्लस करूंगा 7 से ज्यादा हो जाएगी, समझ गए। 7 माइनस हाफ लॉग सी, हाफ लॉग सी, फिर माइनस, घटाना ही है 7 में से। अब बताओ
अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, दुर्बल क्षार है। तो बताओ के ए के बी किसके, क्या लिखोगे के ए के बी में से, के ए लिखोगे या के बी लिखोगे? प्रबल अम्ल का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करते हैं क्या? प्रबल अम्ल तो 100% टूटता है, तो इसका क्या वियोजन स्थिरांक निकालना है? दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक निकालेंगे। किससे लिखते हैं? के बी से, है ना। तो यहां आएगा माइनस हाफ पी के बी, माइनस हाफ पी के बी। अब पी के बी क्या होता है? पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, ये पी के बी होता है। जैसे पी एच बराबर माइनस लॉग एच, पी ओ एच बराबर माइनस लॉग ओ एच, पी के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू, और पी के ए बराबर माइनस लॉग के ए, और पी के बी बराबर माइनस लॉग के बी। ठीक है, तो ये पी के बी है, लग गया पता? तो 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी। ठीक है, 7 से कम करेंगे उत्तर। अब एक बार समझ लो, मैं एक समझा देता हूं एग्जांपल, आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं लवण ले रहा हूं, कौन सा? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण। तो मानना बी ए एक लवण है जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है। तो अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है। ठीक है, और बी ए जो है लवण है, लवण को तो आयनों में लिखना ही लिखना है, बी प्लस ए माइनस, लवण को तो आयनों में लिखेंगे, प्लस एच ओ एच। अब अम्ल बताओ तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे? अम्ल को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? थोड़ा बहुत टूटेगा ये, या पूरा टूटेगा? अम्ल प्रबल है तो क्या होगा बताओ? अम्ल प्रबल है तो वो पूरा टूटेगा ना, 100% टूटेगा, तो इसको तोड़ के लिख दिया। क्षार दुर्बल है, दुर्बल है तो वो थोड़ा बहुत टूटेगा, तो हमें सारा नहीं तोड़ना उसको, ऐसे कैसे लिख देना बी ओ एच, क्योंकि ये दुर्बल है, दुर्बल तो एच टी लिख दिया। अब क्या कट गया बताओ दोनों साइडों से? देखो आप, क्या कट गया? ए माइनस कट गया, सही है। तो क्या बचा बताओ? बी प्लस प्लस एच ओ एच इक्वल टू एच प्लस प्लस बी ओ एच। तो आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए एच प्लस बचे हैं, अतः विलयन कैसा होगा? अम्लीय है। बाकी अपने को पता है अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो विलयन अम्लीय ही होगा, क्योंकि इसमें H प्लस ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार का जो लवण है, इसके जल बटन को धनायन का जल बटन कहा जाता है। धनायन का जल बटन कैसे? आप देखो, जो ए माइनस से ए माइनस हमने काट दिया इसका, तो अब क्या बच रहा है? धनायन के साथ जल क्रिया कर रहा है। देखो धनायन का जल बटन हो रहा है, ये हो रहा है ना धनायन का जल बटन। अब याद कैसे रखें? अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा मतलब H प्लस ज्यादा होंगे, और H प्लस धनायन ही है, तो ये धनायन का जल बटन है, धनायन का जल बटन। क्योंकि इधर धनायन होगा तभी तो इधर धनायन बनेगा। आ रही है बात समझ? अब प्रारंभ में मोल, वही तरीका लगाओगे। प्रारंभ में मोल कितने? ये एक जल का अधिक्य होता है, तो जल नहीं लिखना, ठीक है। जिसका अधिक्य होता है उसकी कोटि शून्य होती है, तो इसको नहीं लिखना। बी प्लस एक, एच प्लस जीरो, बी ओ एच जीरो, प्रारंभ में उत्पाद नहीं होते। फिर जल बढ़न की मात्रा एच है तो, जल बढ़न की मात्रा एच है तो मोल 1 माइनस एच एच एच। फिर वही बात, आयतन वी लीटर है तो सांद्रता 1 माइनस एच बट्टे वी, एच बट्टे वी, एच बट्टे वी, या सांद्रता क्या लिख दी थी बताओ? 1 माइनस एच सी, एच सी, एच सी। ये सारा काम हमने किया था पहले, बस एच की जगह अल्फा लिखा हुआ था। के एच बराबर क्या होता है? के एच बराबर उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। जल लेना नहीं, क्योंकि जल की कोटि शून्य है, तो उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। अब सांद्रता बताओ, H प्लस की सांद्रता कितनी है बताओ? कितनी H प्लस की सांद्रता? एच सी,
BOH की सांद्रता HC और B प्लस की सांद्रता 1 माइनस HC। तो एक सी से एक सी कट गया, तो KH बराबर H स्केयर C अपॉन 1 माइनस H। ये आ गया, देखो जो अल्फा स्केयर C अपॉन 1 माइनस अल्फा आया था, वही मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था भाई, यही आएगा, बताया था ना, ये आ गया। बस एक बात नहीं आ गई, धनायन का जल अपठन, ठीक है। अब उत्तर वही आ गया, H निकाल लोगे, KH बराबर H स्केयर C अपॉन 1 माइनस H। एक बहुत बड़ा है H से, तो KH बराबर H स्केयर C, तो H स्केयर बराबर KH बट्टे C, तो H बराबर रूट KH बट्टे C। ये आंसर आ गया। समझ आ गई बात? लग गया पता? ये हो जाएगा H बराबर रूट KH बटे C। अब आपको अगला टारगेट है pH निकालनी है, pH। और pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब बताओ H प्लस की सांद्रता कितनी है, बताओ, यहां से देखो कितनी है, बताओ H प्लस की सांद्रता, क्विकली बताओ कितना लिखूं? HC, सही है। H प्लस की सांद्रता है HC, तो pH बराबर माइनस लॉग HC। और H इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? रूट KH बटे C पढ़ा है। H इक्वल टू रूट KH बटे C ये पढ़ा है हमने, है ना। तो H का मान रख दो, माइनस लॉग रूट KH बटे C इंटू C। क्या बनेगा बताओ, हल करोगे तो इसको, अगर इसको हल करते हो क्या आएगा बताओ? माइनस लॉग क्या आएगा बताओ, बताया हुआ ऐसा ही काम पहले, रूट KHC, सही है, क्योंकि C को मैं रूट C इंटू रूट C लिख दूंगा, रूट C से रूट C कट जाएगा, रूट C बच जाएगा, तो अंडर रूट KHC। और हम जो लवण पढ़ रहे हैं वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण पढ़ रहे हैं ना। तो KH KW और KB में क्या संबंध आएगा? KH बराबर KW बट्टा KB, यही संबंध आएगा। तो क्या बना? माइनस लॉग, रूट को मैं पावर हाफ लिख सकता हूं, रूट का मतलब क्या है? पावर हाफ, तो मैं रूट की जगह पावर हाफ लिख रहा हूं, ठीक है। और KH का मान रख रहा हूं, KH का मान है KW बट्टा KB इंटू C पावर हाफ। अब बताओ लॉग वाली पावर कहां आ जाती है? लॉग वाली पावर, लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये बन गया माइनस हाफ। अब ब्रैकेट में जाने दो, log KW log C गुणा वाला log प्लस में आ जाता है और भाग वाला log माइनस में आ जाता है, माइनस log KB। समझ गए? log KW log C माइनस log KB। अब इस माइनस को अंदर जाने दो, तो क्या बन जाएगा? हाफ बार रह जाएगा, अंदर बन गया माइनस log KW, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस log C, और ये माइनस ये भी माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, माइनस माइनस log KB। मैंने माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं किया वो मैं अभी बता देता हूं आपको, क्योंकि माइनस log KB होगा PKB और माइनस log KW होगा PKW। तो ये बन गया हाफ PKW माइनस log C, ये माइनस एच टी आ गया और ये माइनस log KB PKB बन गया। अगर मैं मान लो यहां कर देता माइनस माइनस प्लस, तो आपको फिर सोचना पड़ता, क्या सोचना पड़ता कि प्लस किससे बने हैं? माइनस माइनस से, और माइनस log KB PKB हो गया और ये माइनस एच टी आ गया। इसलिए मैं यहाँ प्लस को कभी प्लस, माइनस माइनस को कभी प्लस नहीं करता होता, मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस माइनस, ऐसे हो तो ये प्लस गया, पर उसमें फिर मेरे को सोचना पड़ेगा, तो मैं माइनस माइनस ही लिख दूं ना, तो माइनस log KB PKB हो जाएगा और ये माइनस एच टी आ जाएगा। आगे समझ? अब PKW का मान मैंने आपको कल परसों बताया था 14 होता है, PH प्लस POH 14 होता है ये।
तो हाफ ब्रैकेट में क्या आया 14 माइनस log C माइनस पी के बी। अब हाफ को अंदर जाने दो, हाफ को अंदर जाने दो, हाफ इंटू 14 कितना हो गया 7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ पी के बी। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, देखो ये सीधा बताया था। पीएच 7 से कम आएगी, 7 से कम आएगी तो माइनस माइनस ही करना है, ये पढ़ा देखो आप, ये ना 7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ पी के बी। आया समझ के नहीं आया बताओ, है ना। अब अपने चलते हैं अगले लवण पे। अब मैं सारे डायरेक्ट बताऊंगा, आपने करना है तो आप स्वयं कर सकते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, सीधा सोचें और बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट आया दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण। अब पहले तो ये सोचो कि इसका विलयन कैसा होगा, बताओ। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण का अगर आप जल बनाते हो, विलयन कैसा आएगा? क्षारीय आएगा, ठीक है, क्षारीय आएगा। तो क्षारीय क्यों आएगा? क्योंकि इसमें OH माइनस ज्यादा होंगे, इसलिए आएगा। तो ये ऋणायन का जल बढ़न कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल में ऋणायन का ही जल बढ़न होता है, ठीक है। अब KH लिख लें तो लिख दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक तो KH KW KA KB में क्या संबंध है और पीएच क्या है, ये दो। पीएच वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी उठता है, ठीक है, और बहुत सिंपल है। अगर आपको सूत्र आता है तो आप न्यूमेरिकल बड़े आराम से कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते हैं आराम से? वो आपको लवण की सांद्रता बताएगा, यानी C का मान देगा, ठीक है, लवण की सांद्रता बताएगा। वो आपको वियोजन स्थिरांक बताएगा, KB है तो KB बताएगा, KA है तो KA बताएगा, ये बताएगा। और फिर कहेगा पीएच ज्ञात कर दो। तो बहुत ही आसान है, कैसे देखो। पहले तो इसका संबंध निकालो, KH KW KA KB में क्या संबंध बनेगा बताओ। क्या लिखो? KH बराबर KW बटा K दुर्बल। क्या दुर्बल है बताओ इसमें? KA, सही है, KA हो जाएगा बटे, ये रिलेशन आ गया। अब पीएच, ये विलयन क्षारीय, तो पीएच क्या होगी इसकी? 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, क्षारीय तो 7 से ज्यादा। अब 7 तो लिखोगे लिखोगे, 7 से ज्यादा कैसे करोगे बताओ? प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस। हाफ log C, वही हाफ log C वापिस, प्लस हाफ pKa, क्योंकि Ka लिखा जाएगा इस बार, है ना, और Ka से pKa बन जाएगा, क्योंकि अम्ल दुर्बल है, दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक निकाला जाएगा। लग गया पता? अब न्यूमेरिकल में क्या होगा, वो आपको सांद्रता देगा तो C देगा आपको, तो log C बना सकते हो, C दे देगा वो, है ना। आपको K दे देगा और pKa आपको बनाना पड़ेगा। K देगा वो, ये ध्यान, अगर pKa दे देना फिर तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जनरली वो Ka देता है, तो pKa आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे को दे दिया Ka बराबर 1 इंटू 10 की पावर -3, तो मैं pKa बना लूंगा। कैसे? pKa बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस log Ka। अब Ka का मान मेरे को दिया है, मैं Ka का मान रख दूंगा। क्या मान है Ka का? pK बराबर माइनस log 10 की पावर -3। पावर कहां आ जाएगी? पावर आ जाएगी आगे, क्या बन जाएगा? -3 log 10, log 10 का मान 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये +3 बन गया। तो मैं pK यहाँ +3 रखूंगा, तो 3 इंटू आधा 1.5 आ जाएगा यहाँ pK। समझ आई बात? वो K देगा, pK बना लेना, और pK दे दे तो बहुत ही बढ़िया बात है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट है, माइंड में फीड कर ले, उठेगा। अब वापिस बताओ, मैं पीएच की बात करूंगा। पहला लवण पढ़ा मैंने, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण। इसकी पीएच क्या आएगी बताओ? 7 से कम या 7 से ज्यादा? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार 7 से कम, तो कैसे लिखेंगे बताओ?
7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ पी के बी, ठीक है। दूसरा आया दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण, इसका विलयन कैसा होगा? क्षारीय। क्षारीय हो तो कैसे लिखेंगे? पीएच बराबर 7 प्लस हाफ log C प्लस हाफ पी के ए। पी के ए क्यों लिखा? क्योंकि इस पर अम्ल दुर्बल है ना, तो के ए बनेगा, के ए से माइनस लो के ए बना लेंगे, ठीक है। तो हाफ पी के ए। अब तीसरी कैटेगरी क्या है अपने पास जो स्टडी करनी है? दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण। यह संपूर्ण लवण का जल अपठन है। ये ऋणायन का जल अपठन है, ये धनायन का जल अपठन है, ये संपूर्ण लवण का जल अपठन होता है, ठीक है। अब देखो इसकी पीएच क्या लिखेंगे? इसकी पीएच क्या होगी? तो पहले तो बताओ इसका विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, ये बताओ। कैसा होगा बताओ इसका विलयन? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। इसका विलयन कैसा भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। कैसे? इसमें अम्ल भी दुर्बल है, क्षार भी दुर्बल है, ये भी थोड़ा बहुत टूटता है, ये भी थोड़ा बहुत टूटता है। मान लो ये 30% टूटा और ये 20% टूटा, तो बताओ किसकी मात्रा ज्यादा होगी, H प्लस की या OH माइनस की? बताओ। H प्लस की। तो इसका विलयन अम्लीय हो जाएगा। अगर अम्ल का वियोजन ज्यादा होता है तो अम्लीय हो जाएगा। ऐसे ही मान लो क्षार का वियोजन 30% हुआ, अम्ल का वियोजन 20% हुआ, तो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय। और अगर दोनों का वियोजन ही 20-20% हो गया तो विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन। समझ गए? तो यानी पीएच 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। तो कैसे बनेगा बताओ ये ऐसा फार्मूला? जब 7 से कम भी हो जाए, 7 से ज्यादा भी हो जाए और 7 भी हो जाए, तो इसका मतलब है एक अमाउंट 7 के प्लस में है और एक अमाउंट माइनस में है, तभी हो सकती है ना। अगर प्लस वाली बढ़ गई तो 7 से ज्यादा हो जाएगी, माइनस वाली बढ़ गई तो 7 से कम हो जाएगी, और प्लस माइनस वाली अमाउंट बराबर होगी तो 7 हो जाएगी। सही है? समझ आ गई बात? अब कैसे देखो, कैसे, कौन सी प्लस कौन सी माइनस, ये दो फार्मूले अगर आपको समझ आ गए तो 7 तो आना ही आना है। अब देखो ये माइनस का हाफ log C था, ये प्लस का हाफ log C था, तो ये कट गया, माइनस प्लस कट गया, वो C वाला आएगा नहीं इसमें, इसमें C वाला नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो ये माइनस का हाफ पी के बी था, ये प्लस का हाफ पी के ए था, तो प्लस वाला तो हाफ पी के ए था और माइनस वाला हाफ पी के बी था, वही रहना है सारा कुछ। ये लो, ये आंसर है इसका, रह जाएगा याद उसी से ही। पी के ए प्लस वाला था और पी के बी माइनस वाला था। अब 7 से कम भी आ सकते हैं, अगर पी के ए और पी के बी बराबर हैं तो 7 आ जाएगी, पी के ए बड़ा है तो 7 से ज्यादा हो जाएगी, पी के बी बड़ा है तो 7 से कम हो जाएगी। आई समझ या नहीं आई बात? बताओ, हो जाएगा? क्लियर? ये आपका लवण का जल अपठन हो गया है, ठीक है। अब आता है बफर विलयन। बफर विलयन क्या होता है बताओ? बफर विलयन बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनकी पीएच अम्ल व क्षार मिलाने पर नहीं बदलती। अम्ल व क्षार मिलाने पर जिनकी पीएच जो है अम्ल व क्षार मिलाने पर नहीं बदलती। अगर उसमें हम चाहे अम्ल मिलाएं चाहे क्षार मिलाएं, पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो पीएच में चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके अंदर एक बफर क्रिया होती है जो पीएच नहीं बदलने देती। बफर क्रिया होती है जो पीएच चेंज नहीं होने देती। अब बफर विलयन जो होता है इसको उभय प्रतिरोधी विलयन भी बोलते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन ये 3 प्रकार का होता है। अम्लीय बफर विलयन, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लीय का, क्षारीय बफर विलयन का सीधा देता है निम्न में से कौन सा विलयन बफर विलयन है। तो 3 प्रकार का होता है, अम्लीय बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन और साधारण बफर विलयन या सामान्य बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन में 2 घटक होते हैं, 2 घटक। क्षारीय बफर विलयन में भी 2 घटक होते हैं, साधारण बफर विलयन में एक ही घटक होता है। अम्लीय बफर विलयन में 2 घटक होते हैं, कौन कौन से? अम्लीय बफर विलयन में एक तो दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल, एक तो दुर्बल अम्ल होता है, और दूसरा लवण होता है। लवण जो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना है। लवण जो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना है, ऐसा लवण जो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना है। अब इसका उदाहरण देखो, दुर्बल अम्ल का उदाहरण देखो, दुर्बल अम्ल का उदाहरण CH3COOH दुर्बल अम्ल है, एक घटक तो ये हो गया इसमें, प्लस ऐसा लवण जो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना है तो CH3COONA। अब इसमें अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, ये लवण लेना है। एक तो इसमें लवण है ये वाला, और एक इसमें अम्ल है दुर्बल ये वाला, ये 2 घटक हो गए इसमें। अब प्रश्न देता है निम्न में से, अब मैं प्रश्न दे रहा हूं देखो, निम्न में से बफर विलयन है, बफर विलयन है, इस तरह का प्रश्न आता है बहुत बार। HCl प्लस NaCl, बी HCl प्लस CH3COONA, C H2CO3 प्लस Na2CO3 और D NaOH प्लस CH3OONA। बताओ कौन सा विलयन बफर विलयन है? बताओ। सी, सी, क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल आ गया, नहीं हो सकता। इसमें प्रबल अम्ल आ गया, नहीं हो सकता। इसमें प्रबल क्षार आ गया, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रबल अम्ल होता ही नहीं, इसमें अम्ल दुर्बल होता है। और क्षारीय बफर विलयन में क्षार दुर्बल होता है, क्षार दुर्बल होता है। इसमें जो 2 घटक हैं, एक तो दुर्बल क्षार और दूसरा लवण है, जो लवण जो दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल से बना है, प्रबल अम्ल से बना है। अब इसका उदाहरण देखो, दुर्बल क्षार हो गया NH4OH, और लवण जो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना है वो हो गया NH4Cl। तो ये बफर विलयन बन गया एक, NH4OH प्लस NH4Cl, ये बफर विलयन का उदाहरण है। अब इसमें देखो, ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, और जो साथ में दिया है वो लवण है। कौन सा लवण है? लवण जो क्षार प्रबल है, इसमें Na आ गया तो प्रबल क्षार है, तथा CO3 आया है तो अम्ल दुर्बल है। ये लवण जो, ये 2 आ गए, तो यानी अम्लीय बफर विलयन हो गया। ये समझ आई या नहीं आई? बताओ, छांट सकते हो? छांट दोगे ना आराम से। अब तीसरी कैटेगरी साधारण बफर विलयन है। साधारण बफर विलयन में एक ही घटक होता है जो लवण होता है, लवण जो वीक एसिड वीक बेस से बना है, यानी दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण, यह साधारण बफर विलयन होता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण, जैसे CH3COONH4, तो इसमें अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है, यानी यही वाला जो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला।
ये दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण, ये बफर विलयन ही होता है, एक प्रकार का बफर विलयन ही है ये। तो इसकी पीएच ये आ गई, समझ आई बात। अब इनकी पीएच ज्ञात करनी, अगली हेडिंग अपनी होती है बफर विलयन की पीएच की गणना। बफर विलयन की पीएच की गणना, ये भी क्वेश्चन आता है, बफर विलयन की पीएच की गणना। तो साधारण बफर विलयन, साधारण बफर विलयन तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, तो उसकी पीएच तो हम ज्ञात कर चुके हैं। साधारण बफर विलयन की पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ये सूत्र तो हम लोग कर चुके हैं। तो इसकी तो पीएच होगी ऑलरेडी, इसीलिए किताबों में ये दिया भी नहीं होता, सिर्फ इसका नाम ही दिया होता है। इसका वर्णन क्यों नहीं दिया होता, वो इसलिए क्योंकि ये लवण ही तो है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का, लवण का जल वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा आता है अम्लीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन, अब देखो आप, अम्लीय बफर विलयन, अब उदाहरण बताओ पहले तो अम्लीय बफर विलयन का। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण, ये अम्लीय बफर विलयन बन गया। ठीक है, अम्लीय बफर विलयन बन गया ये। अब ये तो है दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल को तो हम आयनों में तोड़ते नहीं, ऐसे कैसे लिख देते हैं। लवण बताओ, आयनों में तोड़ के लिखूं या ऐसे लिख दूं। लवण, लवण कैसे लिखूं, आयनों में तोड़ के या ऐसे ही। लवण को हमेशा आयनों में तोड़ के लिखना है। ठीक है, अब ये तो है दुर्बल अम्ल और ये है लवण, ये लवण है। अब आप देखो, ये बफर विलयन था, ये बफर विलयन था, क्या इस बफर विलयन में कहीं H प्लस या OH माइनस पड़े हैं क्या, बताओ, है क्या इसमें H प्लस। अब पीएच निकाल रहे हैं हम लोग, इसमें H प्लस नहीं दिखाई दे रहा, तो सीधी पीएच नहीं निकलेगी इसकी। हमें दुर्बल अम्ल का वियोजन सोचना पड़ेगा, क्योंकि पीएच का सूत्र होता है माइनस log ऑफ H प्लस। तो H प्लस जो थोड़े बहुत आएंगे वो दुर्बल अम्ल से ही आएंगे, है ना, दुर्बल अम्ल से ही आएंगे वो। तो CH3COOH किस पर टूटेगा बताओ, जो थोड़ा बहुत ये टूटेगा 5-10% किस पर टूटेगा बताओ, CH3COOH किस पर टूटेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस में, CH3COO माइनस और Na प्लस में। अब बताओ Ka क्या लिखोगे बताओ, Ka बराबर, सॉरी H प्लस में, CH3COH टूटेगा CH3CO माइनस और H प्लस में। तो Ka क्या लिखोगे, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, क्योंकि आपने पीएच ज्ञात करनी है तो आपको H प्लस चाहिए। तो बताओ इस फार्मूले से H प्लस लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बताओ। H प्लस बराबर क्या बनेगा, Ka CH3COOH की सांद्रता बटे CH3COO माइनस की सांद्रता। सही है, H प्लस निकाल लेंगे हम लोग, लग गया पता। तो ये मैंने H प्लस का मान रख दिया, माइनस log Ka इंटू CH3COOH की सांद्रता बटे CH3COO माइनस की सांद्रता। ये मैंने Ka निकाला, उसके बाद H प्लस निकाला, H प्लस का मान यहां रख दिया। अब इसकी तुलना, ये जो समीकरण बन गया, इसकी तुलना बफर विलयन से करनी है, क्योंकि हमें पीएच तो बफर विलयन की निकालनी है ना, पीएच तो बफर विलयन की निकालनी है। तो बफर विलयन से तुलना करो इसकी, बफर विलयन से पीएच बराबर माइनस log, अब देखो आप, माइनस log Ka का तो Ka आ जाएगा, Ka का तो Ka आ गया। अब बफर विलयन में देखो CH3COOH है या नहीं है, बताओ बफर विलयन में CH3COOH है कि नहीं है, क्या है ये, अम्ल है। तो आप CH3COOH की जगह क्या लिख देंगे, अम्ल की सांद्रता बटे CH3COOH अम्ल है, तो अम्ल की सांद्रता बटे, अब बफर विलयन में देखो CH3COO माइनस है या नहीं है, ये किससे आया बताओ, ये अम्ल से आया है
या लवण से आया बताओ, CH3COO माइनस किससे आया बताओ, CH3COO माइनस किससे आया है? बफर विलयन में, बफर विलयन ये था, बफर विलयन ये था, ये था बफर विलयन, ठीक है। ये CH3COOH, ये बफर विलयन था अपने पास, है ना, CH3COOH CH3COONA। तो इसमें जो CH3COONA में से CH3COO माइनस निकला है, मतलब ये CH3CO माइनस लवण से आया है। तो आप CH3CO माइनस की जगह लवण की सांद्रता लिखेंगे। आई बात समझ या नहीं आई बताओ? कंपैरिजन कर लेना है बस बफर विलयन से उसका। तो ये अम्ल है, ये लवण है बफर विलयन के अंदर, तो ये लिख दिया। अब माइनस लोग के एक अंदर जाने, माइनस लोग को अंदर जाने दो, माइनस लोग को अंदर जाने दो। तो माइनस लोग के, माइनस लोग अम्ल बट्टा अम्ल की सांद्रता बट्टा लवण की सांद्रता। अब माइनस लोग के को क्या लिख देंगे, पीके, पीके, और इस माइनस को मैं लिख दूंगा प्लस, लेकिन कर क्या दूंगा, लवण ऊपर अम्ल नीचे, उल्टा कर दूंगा इसको। माइनस लोग अम्ल बट्टे लवण है तो प्लस लोग लवण बट्टे अम्ल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखो, ये था मेरे पास माइनस लोग ए बट्टा बी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस लोग ए और बट्टे वाला लोग माइनस में आ जाता है, माइनस लोग बी। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर जाने दूंगा, क्या बनेगा, माइनस लोग ए प्लस लोग बी। और लिखते कैसे है, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, तो लोग बी बटा ए। मतलब माइनस लोग ए बटा बी था, तो अगर प्लस में लिखूंगा तो मैं उल्टा कर दूंगा, लोग बी बटा ए बन जाएगा वो। समझ गए? अगर माइनस लोग ए बटा बी है और मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो लोग बी बटा ए लिखूंगा, बी बटा ए। तो ये आप देखो, तो ये अम्ल बट्टे लवण था माइनस में, तो जब प्लस में लिखा तो लवण बट्टे अम्ल कर दिया। तो इसकी पीएच का सूत्र बन गया पीएच बराबर पीके। अब इसमें भी आपको के दिया होगा तो आप पीके बना सकते हो। लवण की सांद्रता बताएगा, बफर विलयन में जो लवण की सांद्रता है वो बताएगा, अम्ल की सांद्रता बताएगा, तो पीएच ज्ञात कर सकते हो, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। समझ गए? इस समीकरण को बोलते हैं हेंडरसन समीकरण। कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है, बफर विलयन की, अम्लीय बफर विलयन की हेंडरसन समीकरण है, तो ये हेंडरसन समीकरण है। हेंडरसन समीकरण कह दो, हेंडरसन हेजलवेल्च समीकरण कह दो, एक ही बात है। अब आता है क्षारीय बफर विलयन, इसकी पीएच निकालनी है। एक पीएच प्रास भी बता देता हूं, पीएच प्रास, अम्लीय बफर विलयन की पीएच प्रास क्या होगी, पीएच बराबर पीके, तो पीके ही आएगा, वो एचटी आ जाएगा, ठीक है। और लोग लवण बटा अम्ल जो आया ना, इसकी जगह प्लस माइनस एक कर देना, बस पीके प्लस माइनस एक, इतना ही उत्तर आता होता है इसका, पीएच बराबर पीके प्लस माइनस एक। मतलब एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं, जैसे मान लो मेरे को अम्लीय बफर विलयन दे दिया और इसका के दे दिया 1 × 10⁻3, तो मैं पीके बनाऊंगा, पीके बराबर माइनस लोग के का मान रखूंगा माइनस लोग 10⁻3, -3 आगे आ जाएगी, +3 हो जाएगा, 3 लोग 10 का मान 1, तो पीके कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो इसकी जो पीएच आएगी ना, वो 2 से 4 के बीच बीच वाला उत्तर आएगा, क्योंकि पीके का मान है 3 और इसकी पीएच होती है 3 ± 1, यानी 3 + 1 मतलब 4 और 3 - 1 मतलब 2, 2 से 4 के बीच वाला उत्तर इसका आएगा, 2 से 4 के बीच वाला। तो आपको एक चेक भी हो जाएगा, 2 से 4 के बीच में कोई उत्तर आ रहा है तो वही इसकी पीएच है। और अगर 2 से कम जा रहे हैं, 4 से ज्यादा जा रहे हैं, तो वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसकी पीएच प्रास जो है, इसकी जो पीएच की प्रास है, तो पीके ±1 है, लोग लवण बटे अम्ल को +-1 लिख देंगे। आ रही है समझ या नहीं आ रही बताओ? लग रहा है पता? आगे देखो, क्षारीय बफर विलयन। क्षारीय बफर विलयन क्या होगा, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल का लवण। अब ये दुर्बल क्षार है, इसको तो एज इट इज लिख देंगे, और ये लवण है तो इसको आयनों में तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। अब हमें निकालनी है इसकी पीएच, क्योंकि ये क्षारीय बफर विलयन पहले पीओएच बनानी पड़ेगी, पीओएच बनानी पड़ेगी। पीओएच क्या होती है, माइनस लोग ऑफ ओएच माइनस।
अब देखो बफर विलयन में तो कहीं OH माइनस है नहीं, तो अपने को OH माइनस इसके वियोजन से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो NH4OH किस पर टूटेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और ये क्षार है, क्षार का वियोजन इस तरह Kb से लिखा जाता है, Kb बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो यहां से आप OH माइनस निकाल लें, तो OH माइनस बराबर क्या बनेगा, OH माइनस बराबर Kb इंटू NH4OH की सांद्रता बटे NH4 प्लस की सांद्रता। अब इसकी तुलना बफर विलयन से करो। NH4OH क्या है बफर विलयन में, क्षार है, और NH4 प्लस किससे आया बताओ, NH4 प्लस बफर विलयन में जो NH4 प्लस है वो किससे आया बताओ, लवण से। तो आप क्या लिखोगे, इसकी जगह तो क्षार लिख दोगे, इसकी जगह लवण लिख दोगे, तो क्या बनेगा, OH माइनस बराबर, ये माइनस का माइनस आ गया, लोग OH माइनस का मान लिख दूंगा Kb, NH4OH तो क्षार है, और बट्टे में जो NH4 प्लस है वो लवण से आया है, ये बन गया। अब माइनस को अंदर जाने दो, या लोग को अंदर जाने दो, या माइनस लोग इकट्ठा अंदर जाने दो, माइनस लोग Kb माइनस लोग क्षार बट्टे लवण, क्षार बट्टे लवण, या अब क्या लिख सकता हूं इसको, माइनस लोग Kb क्या हो गया, PKb, ये POH आ रहा है, POH PKb, और माइनस लोग क्षार बट्टे लवण को क्या लिख दूंगा, प्लस लोग लवण बट्टे क्षार। अब ये POH आ गई, POH, और pH कैसे निकालो बताओ, pH बराबर क्या होगा बताओ, pH बराबर, pH बराबर क्या होता है, 14 माइनस POH, तो क्या बनेगा, 14 माइनस PKb प्लस लोग लवण बट्टे क्षार, ये बन गया। मैंने POH का मान लिख दिया, POH का मान, POH का मान है PKb प्लस लोग लवण बट्टे क्षार, ये रहा, ये लिख दिया POH की जगह, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस को अंदर जाने दो, क्या बनेगा बताओ, 14 माइनस PKb प्लस माइनस माइनस लोग लवण बट्टा क्षार, या क्या हो जाएगा बताओ, या क्या हो जाएगा, 14 माइनस PKb प्लस लोग क्षार बट्टा लवण, ये लो, ये इसकी हेंडरसन समीकरण आ गई। pH बराबर 14 माइनस PKb प्लस लोग क्षार बटा लवण, ये हेंडरसन समीकरण है। या क्या लिख सकते हो, pH बराबर 14 माइनस PKb प्लस माइनस 1, ये pH परास आ गई, pH परास, बस इसकी जगह प्लस माइनस 1 लिख दोगे, बस आ गया समझ। जैसे मेरे को दे दे, मान लो क्षारीय बफर विलयन की, क्षारीय बफर विलयन की PKb 3 है, PKb 3 है, तो इसकी pH का सही संभावित मान है, मैं संभावित मान बता रहा हूं, कुछ नहीं दिया मेरे को, सीधा दिया क्षारीय बफर विलयन की PKb कितनी है, 3 है, तो इसकी pH का सही संभावित मान है, ऑप्शन दे दिया 8.4, B 11.3, C 13.2 और D 7.6। तो बताओ कौन सी है, बताओ सही संभावित मान कौन सा है इन ऑप्शन में से, बी। कैसे, PKb माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस 3 प्लस माइनस 1, मतलब 14 में से 3 के 11, 11 में 1 जुड़ेगा तो 12, और 11 से 1 घटेगा तो 10, यानी 10 से 12 के बीच बीच वाला ऑप्शन संभावित मान है इसका। और आपका उत्तर भी pH ज्ञात करो तो इसके बीच बीच में ही आएगा, तो संभावित मान, सही संभावित मान ये है। आई समझ या नहीं आई बताओ, लग गया पता। अब एक टॉपिक आता है विलेयता गुणनफल, मैं इसके मान बता देता हूं क्योंकि लवणों का विलेयता गुणनफल पेपर पे पूछा जाता है।
विलेयता गुणनफल। लवण जो होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं, 4 5 जितने भी देता है आपको। मान लो ए बी प्रकार का लवण देता है, जैसे NaCl है, एक Na एक Cl है ना, NH4Cl है, एक NH4 एक Cl, AgNO3 है, एक Ag एक NO3, तो ये ए बी प्रकार के लवण। AB2 प्रकार के लवण जैसे MgCl2, Na2SO4। अब SO4 तो एक है, Na तो दो है, AB2 ही माना जाएगा उसको, ठीक है, AB2 कह दो या A2B कह दो, AB2 प्रकार के लवण। ऐसे ही AB3 प्रकार के लवण जैसे AlCl3 है ना, और A2B3 जैसे Al2SO4 की थ्राइस। इनके विलेयता गुणनफल क्या होंगे? देखो इनके विलेयता गुणनफल क्या होंगे, क्या करना है आपने। देखो एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। AB, AB2, AB3, A2B3 ऑप्शन जो आएंगे आपके पास, इसका विलेयता गुणनफल होगा। मान लो इसका दे दिया, तो ऑप्शन जो आएंगे मेरे पास S², 4s³, 27s⁴, 108s⁵, ये ऑप्शन आएंगे। आप सीधा देखो ए कितने बताओ इसमें, ए कितने, एक, बी कितने हैं, दो, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो जिसकी पावर 3 है वो उत्तर है, जिसकी पावर 3 है वो उत्तर है। ए बी, एक ए एक बी, तो जिसकी पावर 2 है वो उत्तर है। AB3, एक ए 3 बी, तो पावर कितनी बनेगी, 4, जिसकी पावर 4 है वो उत्तर है। और A2B3, A2 B3, तो जिसकी पावर 5 है वो उत्तर है। अब इनके उत्तर आते कैसे हैं वो देखो, इसका भी एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। AXBY है, AXBY है मान लो, तो इसका उत्तर कितना आएगा। इसका जो KSP आएगा, विलेयता गुणनफल जो आएगा, इसका जो विलेयता गुणनफल आएगा, जितने ए होते हैं, जितने ए होते हैं, जैसे एक्स हैं उतनी उसकी पावर लगानी है। जैसे ए एक्स है तो एक्स की पावर एक्स, बी कितने वाई, तो वाई की पावर वाई। और एस, एस क्या है, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता में ये दोनों पावर जोड़ के लिखनी है, एक्स प्लस वाई। जितने ए एक्स तो एक्स की पावर एक्स, बी वाई तो वाई की पावर वाई, और एस की पावर एक्स प्लस वाई। अब जैसे देखो, मान लो ए बी है, अब कंपैरिजन करना, देखना उत्तर सारे आएंगे। मैं आपको पूरा इतना डिटेल नहीं सोचे, ठीक है, क्योंकि मैं फिर आपको ये कहूंगा कि 5-7 दिन का खेल है हमारा, और बिल्कुल शॉर्ट में सोचें आप लोग। ए कितने हैं बताओ, ए एक, बी कितने हैं, एक, तो एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, ये हो गए ना 2। तो मैं क्या लिखूंगा, KSP बराबर जितने ए हैं उतनी पावर, जितने बी हैं उतनी पावर, और एस के पैर में दोनों की टोटल, तो टोटल कितना 2 है। तो एक की पावर एक एक, एक की पावर एक एक, और एस की स्केयर एस स्केयर, तो KSP बराबर एस स्केयर आ गया। AB2 है, AB2, अब देखो ए कितने हैं, एक, बी कितने हैं, 2, तो KSP बराबर ये एक है तो एक की पावर एक, बी 2 है तो 2 की पावर 2, और दोनों मिला के कितने हो गए, 3 हो गए, तो एस की पावर 3। अब एक की पावर एक तो एक ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, तो KSP बराबर 1 × 4s³, यानी KSP बराबर 4s³। कर दोगे। अब A2B3, अब बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं बताओ, KSP बराबर क्या लिखूं बताओ, ए कितने, दो की पावर 2, 3 की पावर 3, और एस की पावर 5। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27, और एस की पावर 5, 27 चौका 108, एस की पावर 5, उत्तर आ गया। ठीक है। अब AB3 का बताओ कितना आएगा, AB3 का क्या लिखूं बताओ, KSP बराबर ए कितने हैं, एक, तो एक की पावर एक, बी कितने 3, तो 3 की पावर 3, और दोनों मिला के कितने 4, तो एस की पावर 4। तो क्या बना, एक की पावर एक एक ही होता है, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27,
एस की पावर 4, ये ऊपर आ गया। आई समझ के नहीं? हो जाएगा।